नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऑफिशियल विजिट पर हैं, ऑफिशियल दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने एक साथ कई रिकॉर्ड बना दिए। और वो रिकॉर्ड मुझे लगता है कि भारत के आगे आने वाले प्रधानमंत्रियों के लिए बहुत मुश्किल टफ टास्क होगा। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस समय तेंदुलकर खेल रहे थे तो लोग कह रहे थे कि इतनी सेंचुरियां बना दी तेंदुलकर ने, ये रिकॉर्ड तोड़ना लगभग असंभव हो जाएगा। लेकिन उसके बाद खिलाड़ी आए और उन्होंने और बड़े कीर्तिमान स्थापित किए। इसलिए एक बार जब आप सिस्टम में आ जाते हैं, एक बार देश बोलना शुरू कर देता है, एक बार जो मानक तय होते हैं उन मानकों से ऊपर का ही अपने को नई पीढ़ी चाहिए होती है। अगर नई पीढ़ी उस मानक के अनुसार नहीं आती तो फिर वो रिजेक्ट कर दी जाती है। अब नेहरू जी जिस पीढ़ी के थे और प्रधानमंत्री बने, उनके बाद वैसी पीढ़ियां आती नहीं। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी ने जो दायरे तय कर दिए हैं, मोदी जी ने जो कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं, अगला प्रधानमंत्री वैसा ही हमको चाहिए। चाहे वो 10 वर्ष बाद बिठाइए, 5 वर्ष बाद बिठाइए, 15 वर्ष बाद बिठाइए, अगर उस लेवल का प्रधानमंत्री नहीं बैठेगा तो निश्चित रूप से देश उनको रिजेक्ट कर देगा। क्योंकि कोई भी प्रधानमंत्री को उन नए प्रधानमंत्री को पुराने से कंपेयर करता है। मोदी जी ने वो कीर्तिमान स्थापित किए। 2-3 कीर्तिमान जो मुझे लगता है एक साथ स्थापित हुए। पहला तो हम सब ने देखा न्यूयॉर्क में, जब माननीय मोदी जी योगा डे मना रहे थे। योगा के समय पर न्यूयॉर्क में जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, या मैं कहूँ यूएनओ में, उन्होंने जो कार्यक्रम किया उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, एक साथ इतने कंट्रियों का योगा होना। वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड था। दूसरा, वो उनके यहाँ ज्वाइंट सेशन में, सेनेट और कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन में जाकर उन्होंने स्टेटमेंट दिया। ये लगभग 58 मिनट का भाषण था और उस 58 मिनट के भाषण ने अपने आप में कीर्तिमान स्थापित कर दिए। पहला कीर्तिमान ये हुआ कि किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा 2 बार सेशन को एक साथ, मतलब एक साथ 2 बार सेशन को एड्रेस करना। एक साथ से मतलब है एक ही कार्य, मतलब एक ही व्यक्ति के द्वारा 2 बार उनके ज्वाइंट सेशन को एड्रेस करना, ये पहली बार हुआ है। माननीय मोदी जी के नाम वो चढ़ गया है, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया की दृष्टि से है। बाकी हो सकता है दूसरे देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वहाँ जाकर ऐसा करते रहे। लेकिन ये जो उनका स्टेटमेंट, ये जो उनका वो था, उसमें 15 बार स्टैंडिंग ओवेशंस आए। आप सोचो कि 79 टाइम्स 58 मिनट का भाषण और 79, यानी कि हर 40 सेकंड के बाद उनको तालियों के साथ उनका स्वागत किया गया। आप सोच सकते हैं कि हर 40 सेकंड पर तालियां बज रही हों, तो इसका मतलब ये हो गया कि हर 40 सेकंड पर कोई न कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी, कोई न कोई ऐसा स्लोगन, कोई न कोई ऐसा स्टेटमेंट मोदी जी दे रहे होंगे जो कि हर 40 सेकंड पर लोगों को ताली बजाने के लिए मजबूर कर रहा होगा। दूसरी बात यह है कि दोनों हाउसेस, कांग्रेस और सेनेट, दोनों हाउसेस के जो स्पीकर्स थे वो भी खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। इसलिए कमला हैरिस बैठी हुई थी और मैकर्नी के बैठे हुए थे, तो दोनों ही स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। 15 बार स्टैंडिंग ओवेशन, 79 टाइम्स उठकर ताली बजाना। और दूसरी बात यह है कि लोगों के द्वारा सेल्फी ली गई, ऑटोग्राफ लिया गया और हाउस के अंदर मोदी मोदी के नारे लगाए गए। अब भाई, भारत में केजरीवाल कहीं भाषण दे रहे हों तो ये कहा जा सकता है कि मोदी जी ने अपने आदमी भेज दिए, वो मोदी मोदी लगा रहे हैं। कोई और बोल रहा हो देश में, कोई दूसरा मुख्यमंत्री, केजरीवाल तो एक मेयर है, लेकिन कोई मुख्यमंत्री बोल रहा हो, कोई बड़ा लीडर बोल रहा हो, राहुल विंची गांधी बोल रहे हों और वहाँ पर लोग मोदी मोदी के नारे लगाएं, तो ये हो जाता है भैया अपोजिशन वहाँ डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। लेकिन इस हाउस में, इनके ज्वाइंट सेशन में तो कोई नहीं होगा, मोदी जी का तो अपना आदमी नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर मोदी मोदी के स्लोगन्स अंदर बजाए गए। आप सोच सकते हैं कि मोदी क्या कर रहे होंगे कि लोगों को अनायास ही, लोगों को वो अवसर मिला कि वहाँ मोदी मोदी के नारे लोगों को लगाने पड़े। सेल्फियाँ ली गई, ऑटोग्राफ्स लिए गए, भारत माता की जय और वंदे मातरम के भी नारे लगे।
आप सोच सकते हैं कि ये था क्या आखिर। ये ईश्वरी कृत्य से कम कुछ नहीं था। मैकार्थी ने अब जो 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 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के केविन मैकार्थी जो कि उसके स्पीकर हैं, स्पीकर ने जो ट्वीट किया है, उस ट्वीट में जिस प्रकार से मोदी जी को दर्शाया गया है और कहा है कि मेरी ये प्रिविलेज है कि मैं भारत के प्रधानमंत्री के समय पर यूएस की कैपिटल में ये ग्रेट कार्यक्रम रखा गया, ये हमारा सौभाग्य है। अब साथ में बताया उन्होंने कि इस समय 5वीं बड़ी इकोनॉमी विश्व की है और बहुत जल्दी तीसरी बड़ी इकोनॉमी विश्व की बनने जा रही है। तो आप सोच सकते हैं कि यूएस, चाइना और भारत, अब ये एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ में से भारत आने वाला है। उसके लिए कुछ समय, जैसा ग्रोथ रेट भारत का चल रहा है, भारत में जिस प्रकार ईज़ ऑफ बिजनेस चल रहा है, भारत में जिस प्रकार इन्वेस्टमेंट आ रहा है, भारत में जिस प्रकार यूनिकॉर्न खड़े किए जा रहे हैं, भारत में जिस प्रकार नौकर नहीं उद्यमी खड़े किए जा रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि भारत में उद्यमी से मतलब है कि भारत में बिजनेसमैन बनाए जा रहे हैं। तो ये रोजगार का जो मॉडल है मोदी जी का, वो मॉडल ये है कि हमें कर्मचारी नहीं, हमें सर्विसमैन नहीं, हमें उद्यमी चाहिए। भारत में व्यापार करने वाले लोग चाहिए, हमें बिजनेसमैन बनाने हैं, भारत में एंटरप्रेन्योर बनाने हैं। तो ये स्टेटमेंट भी उन्होंने दिया है कि हम भारत को उद्यमी, युवाओं को उद्यमी बना रहे हैं, युवाओं को हम एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारत का विज़न और जो नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है वो अगले 7-8 साल में जैसे ही इम्प्लीमेंट होना शुरू कर देगी और उसमें प्रोडक्शन चालू कर देगी, फिर भारत में कर्मचारी का माइंडसेट बाहर चला जाएगा। हम कर्मचारी से अब मालिक बनने की तरफ आ जाएंगे। अंग्रेज़ों के शासन से लेकर अभी तक के 200 वर्ष के शासन में हम लगातार नौकरशाही बनते जा रहे थे, यानी कि जो सरकारी नौकरी करेगा वही देश का राजा होगा और देश के राजा भी उसके मातहत ही होंगे। लेकिन अब जिस प्रकार से माइंडसेट चेंज करने का प्रयास मोदी जी ने किया है और यूएस में जाकर ये बताया है कि हम उद्यमी बना रहे हैं, हम देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मतलब ये नहीं है हमारे देश में कि हम वहाँ एम्प्लॉय तैयार करें, हम वहाँ एंटरप्रेन्योर तैयार कर रहे हैं। ये सब कुछ दर्शा रहा है, ये बड़े रिकॉर्ड्स हैं। ये मतलब जो हो रहा था वहाँ पर, मोदी की चैंटिंग हो रही थी, वंदे मातरम की चैंटिंग हो रही थी, भारत माता की जय की चैंटिंग हो रही थी। यहाँ मोदी जी के लोग निश्चित रूप से नहीं होंगे, भारत के भारतीय जनता पार्टी संघ आरएसएस के लोग निश्चित रूप से अंदर नहीं होंगे। ये तो अमेरिकन चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव ही अंदर होंगे जो इस प्रकार की बातें कर रहे थे। उसके बाद व्हाइट हाउस गए। व्हाइट हाउस में पहली बार, मतलब भारत के इतिहास में पहली बार, व्हाइट हाउस के अंदर जो बाइडेन ने मोदी जी की एक जनसभा रखी। आप सोच सकते हैं कि अभी तक जनसभाएं सब जगह रखी जाती थी, मेडिसन स्क्वायर पर रखी जाती थी और दूसरे बड़े हॉल्स में रखी जाती थी। पीछे हमने देखा भी ऑस्ट्रेलिया में कैसे उन्होंने किया, यू आर द बॉस ऐसे करके। अमेरिका में भी पीछे मेडिसन स्क्वायर में मोदी जी का कार्यक्रम हुआ था जिसमें कहा गया कि आज तक यूएस के प्रेसिडेंट भी इतनी संख्या इकट्ठी नहीं कर पाते जितना संख्या मोदी जी के जाने से हुई। लेकिन वाइट हाउस के अंदर इंडियन अमेरिकन्स को इनवाइट करना, इंडियन अमेरिकन्स का जाना, पत्रकारों का अंदर जाना और अंदर से रिपोर्टिंग करना और अंदर भारत माता की जय के नारे लगाना, ये पहली बार हुआ है कि इंडियन अमेरिकन्स को मोदी जी ने वाइट हाउस के अंदर एड्रेस किया है। वो अलग बात है कि उनको जो सेलेक्टिवनेस होगी वो यूएस ने तय किया हो या भारतीय एम्बेसी ने तय किया हो, वो मैं नहीं बता सकता। लेकिन उनका मैदान जो वाइट हाउस का ग्राउंड है जिसकी बड़ी सेफ्टी रखी जाती है, वहाँ एक एक घास के पत्ते को बच्चों की तरह पाला जाता है और उन पत्तों उन घास के मैदानों पर भी, उन घास के ग्राउंड्स पर भी आम आदमी को घूमने की अनुमति नहीं होती। उस पर ट्रैक बने होते हैं। उस ग्राउंड पर इंडियन अमेरिकन्स खड़े होकर मोदी जी का अभिवादन किए, ये अपने आप में अद्वितीय था। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कि केवल अभिवादन नहीं कर रहे थे, जो बाइडेन मंच पर ही खड़े थे, पोडियम पर मोदी जी थे और मंच पर ही खड़े थे और बगल में पूरी बात सुन रहे थे कि इंडियन अमेरिकन्स के साथ वो क्या कर रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।
इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री जाते थे, टाइम लेकर अंदर घुसते थे, थोड़ी देर बाद बाहर निकल आते थे। बाकी मीडिया को भी अंदर जाने नहीं दिया जाता था, कोई हमको इनवाइट नहीं करता था, हमको कोई वहाँ एड्रेस करने नहीं आता था। एक उनका अधिकारी आता था जो अंदर हमको ले जाता था, वहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बैठे होते थे, हम अपनी बात कह के चले आते थे। ये पहली बार है। इससे पहले हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने गेट पर अभिवादन किया था मोदी जी का, बारिश हो रही थी, छाता लगाकर गेट पर खड़े थे, अभिवादन करके उनको अंदर ले गए थे। लेकिन इस बार जो बाइडेन के टाइम पर जो अभिवादन हुआ वो अपने आप में अतुलनीय है, इसकी तुलना किसी और के साथ कर ही नहीं सकते। ऐसा लग रहा था कि यूएस ने ये मान लिया है कि भारत विश्व का अगला विश्वगुरु है और विश्व में भारत की जो धाक है, भारत के साथ दोस्ती करने में लाभ है। भारत के साथ दोस्ती करने के लाभ का मतलब है कि भारत के साथ दोस्ती कर लीजिए क्योंकि भारत अगला संसार का हीरो है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई नया एक्टर एक्ट्रेस किसी फिल्म में काम करता है तो जो नए प्रोड्यूसर डायरेक्टर रहते हैं, जो छोटे बजट की फिल्म होती है, वो भी उसके साथ सेल्फियां लेनी शुरू करते हैं। लोग जो वहाँ काम कर रहे होते हैं वो सेल्फियां लेनी शुरू करते हैं, ये कहते हुए कि उसकी एक्टिंग देखकर ये भविष्य का एक्टर है, ये बड़ी मूवीज़ देगा, ये बड़ा काम करने वाला है क्योंकि एक्टिंग दिखाई देती है। बिल्कुल वैसे ही ऐसा लग रहा था कि जो बाइडेन को ये लग रहा था कि अब अगला प्लेयर संसार का जो है वो भारत होगा, इसलिए भारत को वहाँ इनवाइट करना। मैं ये मानता हूँ कि मोदी जी ने भी ये कहा कि जब पहली बार 2014 के बाद मोदी जी वहाँ गए थे तो भारत 10वीं इकोनॉमी वर्ल्ड की होता था, आज 5वीं इकोनॉमी है और तीसरी इकोनॉमी अगले 1 साल से 1.5 साल में हो जाएगा, ऐसा लोगों का अनुमान है भारत की ग्रोथ को देखते हुए। तो आप समझ लीजिए कि तीसरे नंबर पर आना अपने आप में और 5वें पर आज होना, ये मोदी सरकार की उपलब्धियां ही हैं। जिन्होंने पॉलिसी में काम किया, जिन्होंने करप्शन के अगेंस्ट में काम किया, जिन्होंने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, जिन्होंने टैक्सेशनल रिफॉर्म्स, एजुकेशन के ऊपर काम करना, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना। नितिन गडकरी जी को कोई भुला नहीं सकता इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना काम किया। और किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली मतलब एनर्जी और वहाँ की पॉलिसी, टैक्सेशन सिस्टम, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसका परिणाम ये निकला कि टेस्ला जो लंबे समय से भारत के साथ नेगोशिएशन करने की कोशिश कर रही थी, उसका प्लांट चाइना में लगा हुआ है। वो प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाते हैं और विश्व की सबसे सिक्योर और सबसे आधुनिक व्हीकल उनका माना जाता है। हम भारत में उनको घुसने नहीं दे रहे थे, वो भारत में प्लांट लगाने को तैयार नहीं थे। मोदी जी की विजिट के बाद एलन मस्क ने उनके साथ बैठक करके ये घोषणा कर दी कि हम भारत में प्लांट लगाएंगे, हम भारत में इन्वेस्टमेंट करेंगे। आप सोचिए टेस्ला की गाड़ियाँ भारत में प्लांट लगाने के साथ साथ बिकने लगेंगी। वो जब भारत में प्लांट लगाएंगे तो ये निश्चित बात है कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जिसका हो, वो भारत में ये कहे कि हम वहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। क्योंकि टेक्नोलॉजी, वो आएंगे तो टेक्नोलॉजी भी आएगी, टेक्नोलॉजी आएगी तो भारतीय कंपनियों में भी कुछ काम होगा, भारत के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, भारत के लोग सीखेंगे, सीखने के बाद भारतीय कंपनियों में काम करेंगे, भारतीय ऑटोमोबाइल्स में काम करेंगे, तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ अच्छा होगा। इसलिए ये जो टेस्ला के लिए या एप्पल भारत में बनाना शुरू कर दिया, सैमसंग बना ही रहा है, तो जो बड़े बड़े संसार के मैन्युफैक्चरर हैं वो भारत में लगभग आ चुके हैं या आ रहे हैं। अगला रिकॉर्ड ये बनाया मोदी जी ने कि अभी तक यूएस ने जो भी हथियार हमको बेचे उनमें किसी की टेक्नोलॉजी हमको नहीं दी, कभी टेक्नोलॉजी नहीं दी, वो केवल हथियार देते थे, मेंटेनेंस अपने पास रखते थे। ये पहली बार है कि जीई एरोस्पेस है, जो क्रायोजेनिक इंजन बनाता है, जो इंजन बनाता है, फाइटर जेट का इंजन बनाता है, वो भारत में इंजन बनाने के लिए तैयार है, भारत में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। उसको लेकर जो HAL और उनकी डील हो चुकी है, अब वो सैंक्शन उनको यूएस गवर्नमेंट से लेना है। यूएस गवर्नमेंट से सैंक्शन लेने का मतलब है कि मोदी जी की जो बाइडेन के साथ जो बैठक हो रही है या हो गई है, उस बैठक में ये बात तय हुई होगी कि भाई
कैसे जीई वहाँ पर करेगा। ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर संसार के सबसे स्ट्रॉन्ग ड्रोन्स भारत में बनना शुरू होंगे, जो कि 35-35, 40-40 घंटे तक चल सकते हैं, जो बड़ा भारी हैवी वेट उठा सकते हैं, जिसमें स्ट्रॉन्ग कैमरे लगे हुए हैं, जिसमें बड़े जो एक्सप्लोजिव्स हैं वो लगे हुए हैं, जिसमें गन्स लगी हुई हैं। मतलब संसार का सबसे आधुनिक ड्रोन अगर किसी के पास होता है सिक्योरिटी पर्पज से, तो वो यूएस के पास है। यूएस जैसे इजराइल को कभी उसने पार्टनरशिप करनी शुरू की थी, आज मोदी जी के जाने की वजह से ये लग रहा है कि यूएस भारत के साथ उसी स्तर पर पार्टनरशिप करना चाहता है कि भारत को विकसित करके वो चाइना को काउंटर करना चाहता है। चाइना के काउंटर के बाद भारत से क्या संबंध होंगे वो पता नहीं, लेकिन भारत कभी किसी के लिए खतरा तो बना नहीं है। भारत ने कभी किसी दूसरे देश के ऊपर कोई कुठाराघात भी कभी नहीं किया। भारत ने कभी किसी की बेईमानी नहीं करी। भारत कभी महत्वाकांक्षी नहीं रहा है। इसलिए भारत के साथ इस तरह की डील करना उनके लिए अपने आप में एक रास्ता हो सकता है और उससे समस्या किसी को नहीं हो सकती। एक विषय जो मोदी जी वहाँ गए, जो मुझे लगता है कि अद्वितीय है, जो बाइडन की 80 साल 8 महीने एज होने जा रही है। अब गिफ्ट में इन्होंने कुछ उनको दिया, तो वो एक श्लोक उपनिषद का जो 80 साल 8 महीने की आयु होने के बाद ये कहता है कि 1000 चंद्रमा को देख लिया है, या वो जो स्वर्ण शताब्दी या क्या क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो दान किए 10 प्रकार के दान किए जाते हैं, वो श्लोक के साथ एक बॉक्स दिया है, उसके साथ उपनिषदों का एक एक्सट्रैक्ट दिया है, भारत उसमें चांदी के गणेश जी दिए हैं, एक कटोरी दी है, 10 अलग अलग प्रकार के दान के घोतक दिए हैं कि 80 साल 8 महीने के बाद भारत में लोगों का जिस प्रकार से स्वागत किया जाता है और जिस प्रकार से उनको पूजनीय मान लिया जाता है, उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मान लिया जाता है धरती पर, वो सब चीज़ें जो बाइडन को हों, गौदान, भूदान और तमाम तरह के दानों का 10 प्रकार का घोतक। अब देखिए, जो बाइडन की बीवी को, उनकी श्रीमती जी को, हम जानते ही हैं कि संबंध इंटरनेशनली क्या बनाए जाते हैं। आप लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख का कोई सामान दे दो, वो यहाँ आए दे दें, ये परंपराएं भारत की रही हैं। लेकिन जो हमने देखा कि जो बाइडन ने एक ग्रीन डायमंड जो बाइडन की बीवी को दिया, मोदी जी ने उनको पहनाया या दे दिया, मैंने देखा नहीं क्या हुआ, लेकिन हाँ उन गिफ्ट किया। तो आप सोचो कि रेणुका चौधरी या कांग्रेस के बंधुओं ने क्या भाषण दिए, बोले अपनी बीवी को कभी नहीं दिया होगा, उनकी बीवी को दे रहे हैं, साथ में टैक्स पेयर्स के पैसे से ये दान पुण्य चल रहा है। आप सोचो कि कितनी निकृष्ट मानसिकता से सोच सकते हैं कि टैक्स पेयर के पैसे, यानी कि टैक्स पेयर के पैसे पर मोदी जी का इतना अधिकार भी नहीं है प्रधानमंत्री होने के नाते कि वो स्टेट विजिट पर जाकर लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख का कोई गिफ्ट दे सकें। एक तरफ केजरीवाल ये बात कहते हैं कि दिल्ली के मालिक हम हैं, कौन होते हैं वो, और एक तरफ मोदी जी गिफ्ट भी नहीं दे सकते, एक डायमंड गिफ्ट नहीं दे सकते किसी राष्ट्राध्यक्ष के परिवार को। ये संबंध बनाने का एक तरीका होता है, आपको नहीं आता, आप सब खुद के लिए चुराते रहे, आप चोरों की कैटेगरी में बहुत सारे लोग आपके साथ रहे हैं, लेकिन आप इस प्रकार की अनर्गल बातें करें कि ये जो चांदी का सामान दिया जा रहा है, चांदी के गणेश जी दे दिए गए, डायमंड दिया जा रहा है, बॉक्स दिया जा रहा है, ये सब टैक्स पेयर्स का पैसा आप वहाँ लुटा रहे हो। इससे ज़्यादा निकृष्ट क्या सोचा जा सकता है, कौन सोच सकता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मोदी जी ने जो रिकॉर्ड बना दिए हैं उनको हिला पाना बहुत मुश्किल काम है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।